जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों की सभी की डिमांड थी कि सर एक क्लास में आप जो है क्लास 10th के सारे फॉर्मूलाज हमें करवा दीजिए, ताकि हमें सारे फॉर्मूलाज एक ही क्लास में मिल जाए, उनकी पीडीएफ भी मिल जाए। तो बिल्कुल भाई, आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा क्लास 11th में अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोगों को चैट बॉक्स में क्लास 11th का लिंक नजर आएगा, वहां पर जाकर क्लास 11th के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास 10th के अगर आप साइंस और मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक नजर आएगा। फटाफट से जाइए और उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और अपने इन क्वेश्चंस को ले लीजिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। यहाँ पर आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट फॉर्मूलाज करवाऊंगा। इन फॉर्मूलाज को अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम आप नहीं करते भी 20 नंबर के क्वेश्चंस इसी क्लास से बना सकते हो। अब आप कहोगे कि सर 20 नंबर के क्वेश्चन, हाँ भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूलाज हमें पता है तो हमारे लिए सारा काम आसान है। तो शुरुआत करेंगे हम पहले चैप्टर से, वास्तविक संख्याओं से। आपके वास्तविक संख्याओं में आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास में कोई भी दो नंबर है ना, और उन दोनों के गुणनफल करते हो आप लोग, तो वो उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहला नंबर आपके पास में जैसे ए, दूसरा बी, तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों नंबर के एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक, अब यहां से अलग अलग कंडीशंस बनती है। मान लो आपको एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? दोनों नंबर का गुणा करके एचसीएफ का भाग कर दोगे। मान लो यहां से आपको एचसीएफ निकालना है, तो क्या करोगे? दोनों नंबर का गुणा करके एलसीएम का भाग कर दोगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें ए नोट, A1, A2, A3, A4 से लेकर AN तक जो भी नजर आ रहे हैं, ये सारे आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, और n क्या है यहाँ पर? पूर्ण संख्या। इसमें मेनली आती है बहुपद की घात। घात से मतलब होता है कि जो बहुपद दिया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है। जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतना ही वो बहुपद रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास में कोई बहुपद है, बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, px बराबर 0, इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं क्योंकि इसकी घात को हम बता नहीं सकते हैं। अचर बहुपद किसे कहते हैं? px बराबर c, जैसे कि px बराबर 4, px बराबर 9, इसको हम अचर बहुपद कहते हैं, है ना। और इसकी अगर मैं घात की बात करता हूं तो इसकी घात कितनी होती है? शून्य घात होती है। ओके, नेक्स्ट आता है रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात आपको 1 नजर आ रही। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, चर की अधिकतम घात 2, 2x² प्लस 3x माइनस 9, चर की अधिकतम घात 2 है। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? आपके पास में 3 हो। ठीक है, क्लियर? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे हम कहेंगे यहां पर त्रिघात बहुपद। तो ये हो गया आपके पास में त्रिघात बहुपद। इनके व्यापक रूप भी आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर। ओके, फिर ये तो बात हुई बहुपद की घात के आधार पर। अगर मैं बात करता हूं बहुपद की पदों के आधार पर, तो बहुपद को पदों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिकतम कितनी हो? 1 हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिकतम 2 हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 हो, उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बहुपद का शून्यक। अब बहुपद आपके पास में है, फॉर एग्जांपल आपके पास में ये है ax प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास में एक बहुपद है। क्लियर? तो अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x प्लस 9। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि इस बहुपद का शून्य कितना होगा, तो आप बताओगे इसकी घात के आधार पर। इसकी घात कितनी है? 1 है। चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो इसके शून्य भी कितना होगा? 1 होगा। तो कुल मिला के यहां से अगर आप x का मान निकालोगे, कैसे निकालोगे? x का मान निकालोगे इसको 0 के बराबर रख के, तो x का मान कैसे निकलेगा? यहां से -b/a। ठीक है, अब देखो b से क्या मतलब है? b से यहां पर देखोगे तो अचर पद है। b क्या है आपके यहाँ पर? अचर पद है। और a क्या है आपके पास में यहाँ पर? x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। ठीक, तो ये हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ओके, इसी तरह से अगर मैं आगे बात करता हूं द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद आपको नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला जो है आप वैसे यहाँ पर द्विघाती सूत्र जो है, मतलब कि द्विघाती समीकरण, उसमें पढ़ोगे, है ना। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं हम। तो इसको यहाँ पर जो है जस्ट मैं एक दिखाने के लिए लेकर आया था कि भैया डायरेक्ट आप अगर बहुपद का क्वेश्चन आ जाए तो इससे सॉल्व मत कर देना, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके पास में एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का अगर मैं योगफल निकालना हो, ठीक है, यहां से दो कंडीशन होगी, एक तो शून्यकों का योगफल पूछा जाता है, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल निकलेगा माइनस बी बाई ए, बी से मतलब है एक्स का गुणांक और ए से मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स का गुणांक, तो अचर पद मतलब सी और ए का मतलब होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लेना यहाँ पर। ओके क्लियर, तो ये आपके पास में यहाँ पर अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट त्रिघाती बहुपद के लिए भी सेम चीज, शून्यकों का योग, फिर शून्यकों का गुणनफल और उनका फिर योग, फिर शून्यकों का ओनली गुणनफल। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है, यहां से एग्जाम में सीधा सीधा सा क्वेश्चन आपके बनेगा, सीधा सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अगर आपके पास में यहां पर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, ठीक है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में तीन कंडीशंस आती हैं। पहली, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो आपके पास में दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे उसके केवल और केवल एक हल होगा और दोनों रेखाएं जो मिलेगी एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई मिलेगी। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के और इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में दोनों रेखाएं आपको संपाती मिलेगी। संपाती बोले तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाले हैं। क्लियर। और अगर आपके पास में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो इस केस में आपको समांतर रेखाएं मिलेगी, अर्थात उन दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस सारणी से आपका सीधा सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म नजर आ रहे हैं। देखो, एक संगत और असंगत वाली कंडीशन भी आती है इसमें। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो ये युग्म कैसा होगा? संगत होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो ये जो युग्म है असंगत होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये भी कैसा होगा? संगत होगा। इसको हम आश्रित भी कहते हैं, अर्थात ये वाला पहला और तीसरा कंडीशन आपका संगत होगा, समांतर वाला आपका असंगत होगा। ओके, नेक्स्ट द्विघात समीकरण, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूं और a नॉट इक्वल टू a 0 के, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ओके, अब यहां पर सबसे पहले आता है d निकालते हैं हम, ठीक है। d से क्या मतलब होता है? d से मतलब होता है विविक्तिकर, d से मतलब होता है विविक्तिकर या विवेचक, ठीक है, या विवेचक, ठीक है। कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac से, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होंगे? 2 मूल होंगे, है ना। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और श्रीधराचार्य विधि से या द्विघाती सूत्र से भी हम इसे निकाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला नजर आ रहा है। ओके, इसमें भी मूलों का योग होता है माइनस b बाई ए, जो कि द्विघात जो है आपका बहुपद उसमें होता है जैसे से, ठीक। और यहाँ पर आ गया फिर मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए। क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है आपका c बाई ए। अगर आपको मूल ऑलरेडी दिए गए हैं और आपसे कहा जाए द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। मूलों की प्रकृति, अब मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है, ठीक है। मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है। देखो, अगर d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, तो दोनों मूल आपके वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक। d का मान अगर 0 के बराबर है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। और d का मान अगर 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। 3 कंडीशन, d का मान 0 से बड़ा, वास्तविक और अलग अलग। d का मान 0 के बराबर तो वास्तविक है, और यहाँ पर हम कहेंगे वास्तविक है और असमान है मूल, यहाँ मूल वास्तविक है और समान है। और d का मान 0 से छोटा मतलब मूल काल्पनिक है। ओके, फिर आती है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी से 3 चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पर या तो nवां पद पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आपसे n पदों का योगफल पूछा जाता है, या सार्वंतर या पहला पद, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं n पदों के योगफल की बात करूं, तो उसका सूत्र होता है यहाँ पर s बराबर sn से डिनोट करते हैं वैसे इसको, तो sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये आपका इसका n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है। s का मतलब Sn का मतलब होता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सार्वंतर और समांतर श्रेणी के पदों की संख्या का मतलब हो गया n। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। ओके, फिर आता है आपके पास निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है भाई? निर्देशांक ज्यामिति देखो आपको काफी अच्छे से पता है, ठीक है। जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है तो 4 भागों में डिवाइड करती है। क्लियर? अब आपके पास में यहाँ पर देखोगे ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो इधर आपका x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर? तो ये हो गए इसके चरण, ठीक है। क्लियर? अगर आपको त्रिभुज का केंद्र निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में कोई त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को ABC नाम दे देता हूं मैं। इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2 और इसके निर्देशांक x3 y3। क्लियर? और अगर आपको केंद्र निकालना है, ये केंद्र को हम डिनोट करते हैं G से। किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर? G से डिनोट करते हैं। अगर आपको केंद्र निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ओके, इसी तरह से इस अध्याय में आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो, अगर आपके पास में एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, अगर इनके बीच की दूरी की बात की जाए, इनके बीच की दूरी की बात की जाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम? भाई ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर आपके पास में कोई बिंदु है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बिंदु है P और ये हो गया इसका मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से इस P बिंदु की दूरी अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास में रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, सेम चीज अगर आपके पास में कोई भी दो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु P और ये बिंदु Q, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। क्लियर? अब मैं अगर इन दो बिंदुओं को मान लो, एक A बिंदु क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक xy है और m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। क्लियर? अंत विभाजन हो रहा है और m1 अनुपात m2 में कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है। ठीक, आपको इस A बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं xy, तो इसके लिए क्या करोगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर? सेम त्रिभुज का सूत्र आपको, ये आपको पता है, काफी सारे बोर्ड से ये हट चुका है। ओके, नेक्स्ट आती है त्रिकोणमिति की बात। तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो होती है सर्वसमीका। तो ये तीन सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन थीटा को आप लिखते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा को लिखते हो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अगर मैं इनके गुणांक जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनमें संबंध की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1, और इधर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है 1। क्लियर? अब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के पर जाते हैं हम, तो साइन, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है, तो हमेशा ध्यान रख लेना साइन थीटा जो है वो कन्वर्ट होगा आपका कोस थीटा में, और कोस थीटा कन्वर्ट होगा साइन थीटा में। टेन थीटा आपका कन्वर्ट होगा कोट थीटा में, और कोट थीटा कन्वर्ट होगा टेन थीटा में। इसी तरह से सेक थीटा आपका कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट होगा आपका सेक थीटा में। ओके, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट, साइन थीटा को आप लंब बटे कर्ण लिखते हो, कोस थीटा को आप आधार बटे कर्ण लिखते हो, टेन थीटा को लंब बटे आधार, कोट थीटा को आधार बटे लंब, सेक थीटा को कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब। ये आपको काफी अच्छे से पता है। ठीक है, इनके गुणांक में एक ये वाला जो संबंध मैंने बताया था वो किस तरह से है, वो ये रहा। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। सेम चीज, कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिखते हैं, लेकिन टेन थीटा को हम 1 अपॉन कोट थीटा भी लिखते हैं, कोट थीटा को हम कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिखते हैं, और 1 अपॉन टेन थीटा भी लिखते हैं। ओके, पूरे रीजंस के साथ में आपको सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, और एक ही सर्वसमीका से हम कैसे और अलग अलग सर्वसमीका हम बना सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या कोई डाउट होगा। यहाँ से अगर आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इस स्क्वायर को हटाकर इधर रूट लगा देना है बस। ठीक है, यहाँ से कोट थीटा का मान निकालना है तो कोट स्क्वायर जो नजर आ रहा है इसको हटाकर इधर स्क्वायर रूट लगा दो। क्लियर?
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है ये त्रिकोणमिति सारणी, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दो, सब में 4 का भाग दे दो, फिर सबका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको साइन का मान मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट साइन का मान ध्यान रख लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब इसी मान को उल्टा करके लिख दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, तो ये कोस का मान हो गया। tan थीटा sin थीटा बटे कोस थीटा करके लिख दो। tan थीटा क्या करोगे, sin थीटा बटे कोस थीटा करके लिख दोगे। कोट थीटा कैसा आएगा, tan थीटा के मान को उल्टा कर दो, ठीक। sec थीटा कैसा आएगा, 1/cos थीटा करके लिख दो। क्लियर, जो sec थीटा का मान आएगा इसको उल्टा कर दो, cosec थीटा का मान आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, देखो एक वृत्त की जब भी बात की जाती है, ठीक है, एक वृत्त की जब भी बात की जाती है तो वृत्त में बहुत सारी चीजें होती है। वृत्त में त्रिज्या होती है, व्यास होता है, ठीक है, उसकी परिधि की भी बात की जाती है। इसके अलावा इसमें जो है हम अलग अलग टाइप से छेदक रेखा की तरफ चले जाते हैं, है ना, सेक्टर चले जाते हैं, सेगमेंट चले जाते हैं, मतलब कि वृत्तखंड देख लेते हैं, त्रिज्याखंड देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें, व्यास आ जाता है इसमें, है ना, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यह आपको पता है कि वृत्त का केंद्र है। अब ओ से सी तक की जो ये डिस्टेंस नजर आ रही है ये क्या है, त्रिज्या हो गई। ए से बी तक की जो ये पूरा है ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। या फिर ओ ए त्रिज्या होगी, ओ बी क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई। देखो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि, परिधि मतलब कि चारों तरफ की दूरी, इसको 2πr लिखते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 πr², ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360। अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r, ये अर्धवृत्त, ठीक है। अगर इसकी परिधि की बात की जाए, ये बात यहाँ से क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 × πr², ओके। और चाप, ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाप का फॉर्मूला, वृत्त के चाप का फॉर्मूला क्या होता है, πr थीटा बटे 180, ये ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा त्रिज्याखंड की बात कर लेते हैं हम। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का मतलब क्या होता है, त्रिज्याखंड से सीधा सीधा सा मतलब है, ये आपके पास में वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये हो गया इसका त्रिज्याखंड, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 × πr², ठीक। फिर त्रिज्याखंड का परिमाप, परिमाप होता है आपके पास में थीटा बटे 360 × 2πr + 2r। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। फिर आते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा। घन का विकर्ण आपके पास में √a² मतलब भुजा × √3 हो जाएगा। घनाभ का आयतन लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। घनाभ और घन का आयतन भुजा × भुजा × भुजा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h। बेलन का आयतन πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, स्लेंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एल, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मॉल एल। क्लियर, r² + h² होती है ये, ओके। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr r + l होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। गोले का आयतन 4/3 πr³ और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ये आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। फिर आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 × भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा² होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार × ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार × ऊंचाई। हीरो का सूत्र ये तो आपको है नहीं सिलेबस में, बस एक जनरली में बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें बस नॉर्मली आपके काम आती है। जो देखो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो आप लोग जो है याद रख लोगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये तो अभी भी बता चुका हूँ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता चुका हूँ और घनाभ का विकर्ण भी हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में बहुत सारे जो है फॉर्मूलाज हमें कंफ्यूज करते हैं। देखो सांख्यिकी में एक चीज ध्यान रखना है, इसमें माध्य, माध्यक और माध्यक और आपका बहुलक जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या होते हैं, माप होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं जनरली, तो माध्य निकालने के लिए मेरे पास में 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, ठीक, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि, ठीक है। ये 3 विधियां मेरे पास में होती हैं। क्लियर। अब देखो इसमें अलग अलग चीज आती है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है या अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। ओके, अब डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई निकालते हैं हम एक्स आई में से ए को माइनस करके। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर डी आई आया ना, तो डी आई कैसे निकलेगा? तो ये यहाँ से निकलेगा। ओके, पग विचलन विधि भी बोलते हैं, पद विचलन विधि भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब ये यू आई कैसे निकलेगा? तो यू आई निकलता है एक्स आई में से ए को माइनस करोगे, मतलब कि यहाँ पर जो आपने डी निकाला है ना, इस डी में आपको कुछ नहीं करना, बस एच का भाग देना है। भाई एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या हो गया? डी हो गया, तो इसमें आपको एच का भाग कर देना है। ओके, अब बात करते हैं हम माध्यिका की। माध्यिका और माध्यक एक ही चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, जब प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? माध्यक निकालने के लिए n+1/2। ठीक है, और अगर प्रेक्षणों की संख्या अगर सम आ जाती है तो इसके लिए हम निकालते हैं n/2 और n/2 + 1 प्रेक्षण। ठीक है, और बटे 2 कर देते हो आप लोग, जो आपको अच्छे से पता है। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला बहुत अच्छा आसान है। ठीक है, इसको लिखते हैं L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 और इंटू H। अब F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के आगे के वर्ग की बारंबारता, और Z बहुलक का वर्ग चिन्ह है। L से मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H का मतलब बहुलक वर्ग का जो अंतराल आ रहा है वो आपको देखना है। ठीक, इसके अलावा माध्यिका निकालने का सूत्र, माध्यिका को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। इसका सूत्र होता है L + n/2 - f अपॉन स्मॉल CF भी लिखते हैं यहाँ पर, है ना, CF भी लिखते हैं हम। कैपिटल F से मतलब यहाँ पर CF है, संचय बारंबारता। ठीक है, इसको हम CF भी लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग CF भी देखोगे बहुत सारी जगह, तो एक ही बात है दोनों, n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू एच। ओके, नेक्स्ट प्रायिकता। अब प्रायिकता बहुत आसान है आपका, है ना, सबसे आसान लगता है आपको प्रायिकता। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है कुल मिला के। ठीक, तो किसी भी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूलित परिणाम मतलब कि अपने लिए परिणाम, है ना, मतलब अपने अनुकूल जो परिणाम आ रहे हैं। ओके, और बटे जितने भी उससे परिणाम निकल रहे हैं टोटल, उसका डिवाइड कर दोगे तो उस घटना की प्रायिकता आ जाएगी। किसी भी घटना की प्रायिकता अगर नहीं है, कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है और उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता। घटना की घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है 1। अगर आपको यहाँ से कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस कर दो कोई भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता को। अगर आपको कोई भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस कर दो कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता। ओके, इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, यदि कोई घटना घटित होने निश्चित हो तो उस घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी, ये ध्यान रखना। यदि घटना घटित होना असंभव है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी, ये भी ध्यान रखना। किसी भी घटना की प्रायिकता का योग, है ना, प्रायिकता कर लो यहां पर, किसी भी घटना की प्रायिकता का योग 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी घटना की अगर प्रायिकता की बात की जाए तो वो 1 से अधिक नहीं होगा, उसका योग केवल और केवल 1 ही हो सकता है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से मैंने आपको पॉइंट्स बताया। इसके अलावा आपको अच्छे से पता है कि कोई भी अगर घटना घटित हो रही है उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ओके, क्लियर? चलो भाई, तो ये आपको आज की क्लास में मैंने आज काफ़ी सारे फॉर्मूलाज करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं रही होगी, है ना। अगर सेशन में मज़ा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा इसके अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक नज़र आएगा, वहाँ जाकर आप लोग जो है इसका फॉर्मूला का पूरा PDF ले सकते हो इस क्लास की। ओके, तो आई होप इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। क्लास 11th में अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।